हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीओसी में बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन। आज हम लोग कवर करेंगे कैसे बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन अफेक्ट होते हैं और क्या ट्रेंड होता है, बेसिसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आज उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारा एम्फेसिस होगा आज के टॉपिक का वो ये होगा, एलिफैटिक अमीन की बेसिसिटी कैसे घटती या बढ़ती है। इस लेक्चर में आप सीखने वाले हो बेसिसिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिफैटिक अमीन और वो सभी इफेक्ट जो उसको ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली आज हम जो सीखेंगे उसमें आपको मिलेगा इंडक्टिव इफेक्ट, जिसका बहुत ज़्यादा रोल होता है बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन को डिटरमिन करने के लिए। डिले नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सभी लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से और हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन में देखो हमें कौन कौन सी बातों पे फोकस रखना है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि बेसिसिटी होता क्या है, बेस का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी, ठीक है ना। बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन में बेस किसे कहते हैं और अमीन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होते हैं अमीन है अपने पास। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने देखा होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं और एल्कली मेटल के बेस होते हैं। यहाँ पे जो आप पढ़ोगे दैट इज द बेसिकली एम्फेसिस जिस पे होगा हमारा वो है अमीन, ठीक है। अमीन की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे जानना बेस का डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बेस क्या होता है तो आप उसको क्या बताने वाले हो। तो मैंने एक दिन आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद है, 4 कॉन्सेप्ट बताए थे। बट जो ऑर्गेनिक बेस है, अमीन कंटेनिंग बेस है, उन चारों में से सिर्फ एक पे बेस्ड होता है, दैट इज लेविस बेस। तो हम यहाँ पे जो बेस की बात करेंगे तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो कैसे हैं, लेविस बेस हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नाइट्रोजन containing compounds are कैसे बेस है, लेविस बेस। अब आप सभी बताओ लेविस बेस का डेफिनेशन क्या था, आर लेविस बेस। स्टेटमेंट तो आ गया कि लेविस बेस है, बट ये लेविस बेस क्या होता है ये मैंने आपको एक दिन बताया था, सभी को याद है। लेविस बेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, जरा याद करो सभी लोग, वो कॉन्सेप्ट क्या था। लेविस बेस किसको बोलते हैं बेसिकली। लेविस बेस जो होता है दैट इज लोन पेयर डोनर, है ना। जो लेविस बेस थे वो क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। तो अगर आपसे लेविस बेस का कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो यहाँ पे बताना वो सभी कंपाउंड जो लोन पेयर डोनर हों। तो लोन पेयर डोनर कंपाउंड्स आर कॉल्ड लोन पेयर डोनर कंपाउंड्स। जो कंपाउंड लोन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर लेविस बेस, कंपाउंड्स आर लेविस बेस। ये तो बात क्लियर है सबको, इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि जो हमारा लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है लेविस बेस है, तो नाइट्रोजन वही होता है और नाइट्रोजन क्या होगा यहाँ पे, लेविस बेस का बिहेवियर करेगा, ठीक है ना। ये लोन पेयर डोनेट करता है। तो हमारे जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एलिफैटिक अमीन जो होगा वो कैसा होगा, लेविस बेस का बिहेवियर शो करेगा। हम लोग यही पढ़ने वाले डिटेल में। अब सबसे पहले जब हमें पता चल चुका है कि लोन पेयर डोनर होते हैं, तो जैसे ये बात आपको पता चलेगा कि लोन पेयर डोनर बेस होते हैं, नाउ हम लोग ये पता लगाने में जुट जाएंगे कि लोन पेयर कौन अच्छे से डोनेट करेगा, किसको डिफिकल्टी होगी, कौन कौन से वो फैक्टर होंगे जो डोनेशन को बढ़ा देंगे और कौन कौन से वो फैक्टर होंगे जो डोनेशन को घटा देंगे। तो अगर आप चाहते हो रिलेटिव कंपेयर करना तो पहले जानना पड़ेगा कि बेसिसिटी कैसे हैंडल होता है और कौन घटाता और कौन बढ़ाता है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर हम कोई अमीन लिखेंगे तो ध्यान से आप सभी लोग देखो, अमीन का मतलब क्या हुआ, RNH2, है ना, RNH2। अब RNH2 में देखो भैया एक लोन पेयर होगा। अब आप सभी लोग जानते हो कि जो ये लोन पेयर है, अगर इसने किसी को डोनेट किया, है ना, डोनेट करेगा तो क्या कहलाएगा, बेस। अगर इसने डोनेट किया तो क्या कहलाएगा, बेस, है ना। कौन सा बेस, लेविस बेस, तब ये कहलाएगा लेविस बेस। अब सवाल ये है कि डोनेट करेगा कब, ज्यादा करेगा कब कम करेगा। मेन मैटर तो यही है, कभी ज्यादा डोनेट कर सकता है, कभी ये कम डोनेट कर सकता है। सिंपल सी बात ये है
कि जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो बेस कहलाएगा और डोनेट नहीं करेगा तो बेस नहीं होगा। तो अगर इसको बेस होना है तो लोन पेयर डोनेट करना ही पड़ेगा। अब देखो, जो डोनर एटम है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई तो डोनेशन आसानी से होगा या डोनेशन डिफिकल्टी से होगा? दो ही बातें हो सकती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात है ना, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी के यहाँ ज़्यादा है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने पे बताइए आप, बढ़िया डोनर होगा कि खराब डोनर होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, लो, दो ही बातें हो सकती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तब डोनर इफेक्ट क्या होगा, और जब लो होगा तब डोनेशन इफेक्ट क्या होगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो कैसा होगा ये, गुड डोनर। गुड डोनर क्यों मैं लिख रहा हूं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये अच्छा डोनर कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो कैसा होगा ये, पुअर डोनर। अब दोनों बातों को पहले हम लोग कंपेयर करेंगे कि कैसे, है ना। इन दोनों बातों को वन बाय वन चलो कंपेयर करो, कैसे इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं कि एक अच्छा डोनर है और एक खराब डोनर है। इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए? है किसी के पास कोई ऐसा तरीका जिससे प्रूफ हो जाए? तो मैं आपको अभी यही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे कंफर्म होगा कि अच्छा डोनर है। देखो सभी लोग ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी, जैसे मान लो कि मैं डोनर हूं, मैं राजा हूं, अगर मैं राजा हूं तो डोनेट करता हूं, डोनेट नहीं करता हूं तो राजा नहीं हूं। अब दो टाइप के राजा होते हैं, बड़ा कंजूस राजा, एक मॉडरेट राजा, एक बहुत अच्छा राजा। तो बहुत अच्छा अगर कोई किंग है, इट मीन्स दैट इज अ वेरी गुड डोनर, बहुत आसानी से डोनेट करता है, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं है। और आसानी से डोनेट वो करेगा जिसके पास अवेलेबिलिटी होगी। जो ऑलरेडी मरा हुआ है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, वो कैसे राजा बन सकता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है? तो डोनेट करने की कैपेसिटी उसी की होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, सरप्लस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिनके पास डेंसिटियां हाई होंगी उनका डोनेशन पावर भी क्या होगा, हाई होगा, वो अच्छे बेस होंगे। जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उनकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो डोनेट करने के लिए अवेलेबल है नहीं, अवेलेबल नहीं है तो डोनेट करेगा नहीं, डोनेट करेगा नहीं तो बेस हम कहेंगे नहीं। तो बढ़िया बेस वो है जिनके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, खराब बेस वो है जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लो है। तो आप देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आपका गुड डोनर बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो पुअर डोनर बनेगा। अब देखना यही है कि कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन को बढ़ाता है, ठीक है। यही चीज आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, आप सभी लोग बताइए क्या ये फॉर्मूला बेस्ट है आपको समझने के लिए? ये बेस्ट फॉर्मूला लग रहा है क्या? बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग कैपेसिटी या डोनर कैपेसिटी। डोनर जो कैपेसिटी है, डोनिंग, या इसको हम कह सकते हैं डोनेटिंग एबिलिटी या डोनर एबिलिटी। डोनर एबिलिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जो अपना बेसिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई तो डोनर एबिलिटी हाई, डोनर एबिलिटी हाई तो बेसिसिटी हाई हो जाएगी। क्या ये बात आप सभी को क्लियर समझ में आ रहा है क्या? ये फॉर्मूला बताइए सूटेबल है क्या? इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग अपना आगे काम बना सकते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे काम बनेगा, अभी वन बाय वन, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको इसका सारा प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे काम करेगा ये, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सपोज कर लो मैंने एक टैंक लगाया, पहले NH2 बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये लगाया RNH2, लोन पेयर तो कॉमन है तो रहेगा ही रहेगा। अब सारा खेल किसका है, इस R ग्रुप का है, पूरा गेम इस R ग्रुप का है। ये R ग्रुप इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। एज वी ऑल नो कि R डोनेटिंग भी हो सकता है और R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी। तो आप लोग जरा ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा कि इफ R इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, हाई हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगी। बेसिसिटी के बढ़ने से क्या होगा, पीके बढ़ेगा। याद है तुम लोगों को ना, पीके बढ़ेगा। और पीके के बढ़ने से क्या होगा, पीएच भी बढ़ेगा। पीएच और पीके दोनों टर्म रिलेटिव रहते हैं। तो ये फाइनल देखो बात आएगी कि नहीं आएगी। हाई बेसिसिटी कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब होगा, जब डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। और जब डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो अपने आप आपका क्या होगा, पीके बढ़ जाएगा। पीके बढ़ जाएगा और पीएच भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बेस की तरफ मूव कर रहा है। तो ये सब क्या होंगे, रेस करेंगे। दैट इज वेरी क्लियर। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये अगर R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो बेसिसिटी क्या होगा, यहाँ पे एरो लगा लेना, ये बढ़ने वाला एरो। बेसिसिटी क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। बेसिसिटी घटेगा तो पीके भी कम हो जाएगा। पीके कम हो जाएगा तो पीएच भी कम हो जाएगा। पीएच कम होने का मतलब एसिडिटी की तरफ जा रहा है। कम एसिडिक मतलब कम बेसिक मतलब मोर एसिडिक। मोर एसिडिक मतलब लोअर पीएच। तो ये आप सबसे पहले फॉर्मूले को ध्यान में रखो, इसी से अपना सारा काम बनने वाला है। ये आपका क्या है, बेसिक फॉर्मूला है जो R बराबर यहाँ पे अमीन कर सकता है। अमीन यही करेगा, इलेक्ट्रॉन या तो डोनेटिंग कर देगा या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा। तो इस R पे डिपेंड करेगा कि NH2 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। ठीक है, यही चीज पे डिपेंड करने वाला है। तो आप लोग बताइए, ये क्लियर हुआ, ये बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे कि आगे क्या होना है, इसके बाद आगे क्या होना है ये देखना है। अभी सब क्लियर दिखाई दे रहा है? सो नाउ अब लेट कंपेयर, वन बाय वन हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ये फार्मूला आपको समझ में आया अच्छे से? इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले का बेसिक क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर आप लेविस बेसिसिटी की बात करते हो तो लेविस बेसिसिटी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ही क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। इसके बाद आगे क्या होना है ये देखो। सो आगे अब चला जाए वन बाय वन। ठीक है, हम लोग कंपेयर करेंगे एलिफैटिक अमीन का। ठीक है, एलिफैटिक अमीन्स का। एलिफैटिक अमीन में देखिए बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, एलिफैटिक अमीन्स, जब हम एलिफैटिक अमीन की बात करते हैं तो अपने पास तीन टाइप का अमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और एक उसके साथ पैरेलल चलेगा अमोनिया। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं तो आप सभी लोग याद रखिएगा CH3NH2 वाज नोन एज प्राइमरी अमीन। और अगर आपका CH3 CH3NH, अगर NH आएगा तो सेकेंडरी अमीन, पहले पहचानना सीख लीजिए। और अगर आपका सिर्फ तीनों मेथिल है, नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, देन इट इज नोन एज टर्सरी अमीन। और सबसे लास्ट में क्या है, अमोनिया, जिस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो सॉरी केवल हाइड्रोजन है, कोई कार्बन नहीं है। इन सब को ध्यान से देखा जाए तो सब के सब लेविस बेस हैं, बिकॉज सबके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी मैं कंपैरिजन नहीं किया हूँ, ये मैंने कंपैरिजन नहीं किया है। आप इसके अलावा साइक्लिक अमीन भी देख सकते हैं, ये भी आपका अमीन हो जाएगा, ये प्राइमरी अमीन हो जाएगा, साइक्लिक में है। ये आपका सेकेंडरी अमीन हो जाएगा अगर हम यहाँ पे ऐसा साइक्लिक बना दें तो। दीज ऑल आर अमीन्स। अब ध्यान से पहचानो, ये सभी अमीन है। अभी मैंने देख लेना ध्यान से, कहीं कंजुगेशन नहीं लगाया है, तो थोड़ा फोकस रहिएगा, जबरदस्ती का गलती मत करिएगा। ये सब क्या है, अमीन है। हमें इनकी बेसिसिटी पढ़नी है कि इनकी बेसिसिटी कैसे अफेक्ट होती है, इनकी बेसिसिटी को कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं। तो एलिफैटिक अमीन में सब के सब क्या है, एलिफैटिक अमीन है। अगर यहीं पे मैंने इसमें डबल बॉन्ड लगा देता, इसमें भी सब जगह डबल बॉन्ड, यहाँ भी सब जगह डबल बॉन्ड, तो एरोमेटिक अमीन हो जाता। हम एरोमेटिक अमीन अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिफैटिक अमीन ही आज पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो मेन मोटो है, एलिफैटिक अमीन पढ़ाना है आपको। ठीक है, सो चलिए देखते हैं एलिफैटिक अमीन की बेसिसिटी कैसे होती है। तो सबसे पहले देखो एलिफैटिक अमीन की बेसिसिटी कैसे काउंट करेंगे। एलिफैटिक अमीन्स, देखो एलिफैटिक अमीन के बेसिसिटी अलग अलग फेज में अलग होती है।
ठीक है, अलग अलग फेज में अलग होती है, क्योंकि अमीन्स क्या, छोटे वाले जो अमीन्स हैं वो सब छोटे प्राणी, वो सब लिक्विड हैं, और कुछ जो बड़े मेंबर हैं वो पहले छोटे वाले गैस हैं, फिर उससे थोड़ा दूर वाला लिक्विड है, फिर उसके बाद सॉलिड हो जाते हैं। तो पहले देखेंगे कि इनके फेज अलग हैं, तो अलग अलग फेज में बेसिसिटी भी क्या करते हैं, डिफरेंट शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिसिटी इन गैसियस फेज, ठीक है, बेसिसिटी इन गैस फेज। गैस फेज में बेसिसिटी डिटरमिन करना है, मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा जो भी अमीन होगा वो सब गैसियस स्टेट में होगा, मतलब एक्वस मीडियम में नहीं है, गैस फेज में है, सब के सब गैस फेज में। तो हम बेसिसिटी को किस फैक्टर से ढूंढेंगे, किस फैक्टर से इस पर हम बातें करेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, गैस फेज में जो बेसिसिटी ओनली डिपेंड करता है किस पे, प्लस आई इफेक्ट पे। इन गैस फेज basicity depends only on प्लस आई इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा दिख गया, इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है। तो जिसमें ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा वो ज्यादा बेसिक, जिसमें कम प्लस आई ग्रुप होगा वो कम बेसिक होगा। सो चलो देखते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कौन सा होना चाहिए, टर्सरी अमीन होगा, क्लियर सी बात है। टर्सरी अमीन में 3 मेथिल ग्रुप हैं, तो डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा हो जाएगा, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये मोस्ट बेसिक है। देन इसके बाद कौन आएगा बच्चों, सेकेंडरी अमीन, ज़्यादा प्लस आई ग्रुप ज़्यादा बेसिक, कम प्लस आई ग्रुप कम बेसिक, ये हो जाएगा। एंड इसके बाद हो जाएगा CH3NH2 प्राइमरी अमीन, और सबसे लास्ट में क्योंकि अमोनिया में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है डोनेटिंग, तो सबसे पुअर बेस हो जाएगा, सॉरी NH3। ये देखो, ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा किस केस में, जब हम गैस फेज की बात करेंगे तब। दिस इज बेसिसिटी ऑर्डर इन ओनली गैसियस फेज। इसमें आपका कोई एक्वस फेज नहीं है, सॉलिड फेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसमें है, गैस फेज में। तो गैस फेज में प्लस आई डोनेट करता है, प्लस आई ग्रुप जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी उतना ज़्यादा होगा। सो आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो बच्चों बताओ, क्लियर है। प्लस आई पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि गैस फेज में क्या होता है, केवल मेथिल ग्रुप जुड़े होते हैं और कोई बॉन्ड उसके साथ कोई सराउंडिंग नहीं होता है, उसके पास किसी अदर मॉलिक्यूल का कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ मेथिल ग्रुप डोनेटिंग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और बाकी कोई नहीं लगा होता। तो गैस फेज में इसीलिए आपको क्या दिखाई देगा, ओनली आपको बेसिसिटी दिखाई देगा इंडक्टिव डिपेंडेंट। तो ये आपके गैस फेज में होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट फेज, वो है आपका एक्वस फेज। आइए देखते हैं एक्वस फेज में बेसिसिटी कैसे काम करता है। तो बेसिसिटी ये बी पार्ट हो जाएगा, बेसिसिटी इन एक्वस फेज। बेसिसिटी इन एक्वस फेज, जब हम एक्वस फेज लेके चलेंगे मतलब कि लिक्विड में, जब पानी में डाला जाएगा तब, पानी में जब अमीन रहेगा, एक्वस मीडियम में रहेगा, तो बेसिसिटी कैसे अफेक्ट होती है हम लोग अब ये सीखने वाले हैं। एक्वस फेज में बेसिसिटी कैसे अफेक्ट होती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत तगड़ा आता है, यहाँ से हर बार लगभग मेरे को याद है अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इससे क्वेश्चन आता रहता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा क्वेश्चन करते समय ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उनके क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए करके देखते हैं सबसे पहले। सो अब सबसे पहले यहाँ पे ये सीखिए कि इन एक्वस फेज बेसिसिटी 3 फैक्टर के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। वहाँ केवल इंडक्टिव पे था ना, यहाँ अकेले इंडक्टिव पे नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इफेक्ट एक साथ ऑपरेट होते हैं, इसीलिए तीनों पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इन एक्वस फेज बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन combination of 3 factors, upon combination of 3 फैक्टर, 3 फैक्टरों के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। अब कौन कौन सा फैक्टर है ये भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी फैक्टर्स पूछ लिए जाते हैं, हमें हवा ही नहीं लगता, ठीक है। तो फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। द फर्स्ट फैक्टर इज इंडक्टिव इफेक्ट।
सेकेंड फैक्टर है सॉल्वेशन इफेक्ट या हाइड्रेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट। और तीसरा होता है स्टीयरिक इफेक्ट, स्टीयरिक इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट के कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इंडक्टिव तो जो ग्रुप लगे हैं उनकी वजह से होगा ही होगा। दूसरा सॉल्यूशन में क्योंकि आप डाले हो तो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो N है वो पानी के H से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो हम सबको पता है एक अट्रैक्टिव अट्रैक्शन होगा, और वो अट्रैक्टिव अट्रैक्शन क्या करेगा, बेसिसिटी को अफेक्ट करेगा। और स्टेरिक इफेक्ट का मतलब हो गया बल्कीनेस। जब पानी में जाएगा 3 मेथाइल ग्रुप 2 मेथाइल ग्रुप पे क्या करते हैं, बल्कीनेस काज करते हैं। तो तीनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करेगा कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तीनों के कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन से जो इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है मेथाइल अमीन्स के बारे में। अगर मेथिल ग्रुप लगा होगा अमीन पे तो बेसिसिटी क्या होगा, मेथाइल अमीन्स, मतलब कि CH3 ग्रुप लगा होगा अमीन पे तो इनका बेसिसिटी ट्रेंड क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा, एक मेथाइल अमीन होता है और दूसरा होता है इथाइल अमीन, ठीक है। सेकेंड इज इथाइल अमीन, इथाइल बड़ा ग्रुप है, इथाइल अमीन। अब आप सभी लोग बताओ इथाइल और मेथाइल में ज़्यादा बड़ा ग्रुप कौन है, बल्कि कौन है, इथाइल या मिथाइल? विच वन इज मोर बल्कियर, इथाइल और मेथाइल? इथाइल मेथाइल में कौन ज़्यादा बड़ा होगा? प्लस आई रहता है, माइनस आई यहाँ कहाँ काम करेगा, केवल प्लस आई लगा हुआ है ना, इसलिए केवल प्लस आई ही काम करेगा। तो मेथाइल अमीन में जो बेसिसिटी का ट्रेंड है पहले उसको याद करिए। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा। मेथाइल अमीन में जो ऑर्डर होता है दैट इज सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, विच इज मोर देन टर्शियरी, और सबसे लास्ट में अमोनिया, विच इज मोर देन टर्शियरी होता है, और सबसे आखिरी में कौन होता है, अमोनिया। तो देखो बच्चों, इसको आप याद ऐसे कर सकते हो कि छोटा अमीन है तो छोटा नंबर लिखा जाएगा। ये छोटा अमीन है तो 213 213। मेथाइल ग्रुप क्योंकि छोटा है तो छोटे के लिए छोटा नंबर लगाएंगे 213। यहाँ पे 213 होता है, ठीक है ना, 213 होता है। और अगर हम इथाइल अमीन की बात कर लें तो इथाइल अमीन में देखो ये इथाइल अमीन है CH3 CH2 NH, और ये है CH3 CH2 NH, ये सेकेंडरी अमीन। इसके तुरंत बाद आपका आ जाता है, मैं ET लिख रहा हूँ इथाइल की जगह, ये ET का मतलब हो गया इथाइल ग्रुप, ठीक है। ये आपका टर्सरी आ जाता है, एंड देन इसके बाद आपका आता है प्राइमरी, यहाँ उसके बाद प्राइमरी आता है, सबसे लास्ट में कौन आता है, अमोनिया। तो यहाँ पे देखो क्या ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ का जो ऑर्डर होगा दैट इज 231, मतलब कि 231 हो गया, 231। बड़े अमीन के लिए बड़ा नंबर, छोटे अमीन के लिए छोटा नंबर, बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखना है। अगर छोटा अमीन है तो छोटा नंबर याद रखना, और बड़ा अमीन है तो बड़ा नंबर याद रखना। 213 और 231 इथाइल अमीन के लिए 231 और मिथाइल अमीन के लिए 213 होता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट है जिसको मैं आपको जब बेसिसिटी डिटेल में पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ जीओसी लास्ट में, वहाँ मैं सारा कुछ आपको 1 by 1 सिखा दूंगा। सो अभी आपको ये सीखना है छोटे अमीन के लिए छोटा नंबर, बड़े अमीन के लिए बड़ा नंबर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इससे क्वेश्चन 2-3-4 बार आ चुका है। सो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद भी करना है और इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में लेके सेट भी कर लेना है। गलती से भी गलती होने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, आपको आना चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए। सो ये क्लियर हुआ सभी को? बताएं सभी लोग, यहाँ तक आया कि नहीं? ये अमीन की बेसिसिटी इथाइल मिथाइल दोनों में आ गया आपको समझ में? ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आपको कुछ मेन बातें बताने वाला हूँ, कौन कौन से फैक्टर बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। पहले आप ये बता दीजिए, अप टू दिस क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है?
सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक बार शेयर कर दिया करो बच्चों। जैसे ही ज्वाइन किया करो आप सभी लोग एक बार चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि और भी जो श्रोतागण हैं दूर हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं वो हमसे जुड़ जाया करें, ठीक है। चलिए कमेंट में जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोग। कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ाने क्या फ़ायदा जब समझ ही ना आए। सो नेक्स्ट चला जाए। नेक्स्ट अब आपको मैं बताऊंगा पहले कौन कौन से फैक्टर हैं जो बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। कुछ के क्वेश्चन भी करने हैं ना अभी, तो क्वेश्चन कराऊंगा, पहले कुछ फैक्टर्स तो जान लो, ठीक है। तो बेसिकली कौन से फैक्टर है जो यहाँ पे एलिफैटिक अमीन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी। एक तो आई इफेक्ट रहेगा, है ना, ये तो जन्मजात है, आई इफेक्ट रहेगा पहला, प्लस माइनस आई इफेक्ट। प्लस रहेगा तो डोनेटिंग और माइनस रहेगा तो विड्रॉइंग हो जाएगा। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। दूसरा फैक्टर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है अभी बताता हूं। और तीसरा रहेगा कंजुगेशन। कंजुगेशन, ये तीन मेन फैक्टर है जो बेसिसिटी को स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं। ये तीनों बहुत ही अच्छे से अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों को जानने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये परसेंटेज एस से काम करता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इफेक्ट। ये आई इफेक्ट के डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। अब परसेंटेजेस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो आई इफेक्ट में भी होगा भाई, माइनस आई होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो माइनस आई ज़्यादा होगा, घटेगा तो प्लस आई ज़्यादा होगा, उसके रेस्पेक्ट में कवर करेंगे। और जो कंजुगेशन है, कंजुगेशन की वजह से क्या होता है, लोन पेयर डोनेशन क्या होता है, घट जाता है। लोन पेयर अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कोई कंजुगेशन में चला गया लोन पेयर तो देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। वो देगा कब, जब कंजुगेशन में नहीं होगा। तो स्ट्रांगली कंजुगेटेड पुअर डोनर और पुअर कंजुगेटेड स्ट्रांगली डोनर हो जाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं, कैसे डोनेशन बढ़ता है या डोनेशन घटता है, वन बाय वन आप सीखोगे भाई। अब चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जहाँ पे आप हाइब्रिडेशन सीखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो और फिर कंजुगेशन सीखेंगे। जैसे अगर हमने आपसे कह दिया कि चलो बच्चों बताओ ये CH3 CH2 NH2 है अमीन, और ये एक है CH3 CH डबल बॉन्ड NH। आप बताइए दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, ये दोनों किस फैक्टर पे हम कंपेयर करेंगे। ये पहला सवाल आ गया सामने, पहला केस है। दूसरा केस है आपके सामने, एक अमीन मैं आपको ऐसा देता हूं, अभी तीनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये NH2 है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर, और दूसरा ये है। इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा और क्यों होगा। आप पहले दोनों को कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट के बाद फिर आपको हम वन बाय वन कंपेयर करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए इन दोनों में पहले वाले में दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, पहला कि दूसरा। सभी लोग बताओ इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। कमेंट में जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए आप लोग। फर्स्ट में फर्स्ट वाला होगा, और कोई फर्स्ट में फर्स्ट वाला किसी ने बताया, और कोई फर्स्ट में फर्स्ट वाला होगा, सही जवाब है। देखो क्यों है, ये आपका जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिड है, ये देखो sp3 हाइब्रिड है, और sp3 हाइब्रिड होने से इसमें परसेंटेज करेक्टर क्या है, ओनली 25%। 25% होगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करिएगा तो इस नाइट्रोजन का, तो दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिड, और sp2 हाइब्रिड होने से परसेंटेज करेक्टर कितना हो जाएगा, 33%। और अगर 33% है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पुअर बेस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पुअर बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक है। अब इन दोनों में देखो, ये लोन पेयर कंजुगेशन में है ना, और ये लोन पेयर क्या है, फ्री। तो जो फ्री होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं, वो कंजुगेशन में नहीं है तो मोर बेसिक है क्योंकि वो फ्री है, और ये क्या है, कंजुगेशन में है तो पुअर बेसिक हो जाएगा। दिस इज कंजुगेशन है तो पुअर बेस हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया ना, छोटी सी कॉन्सेप्ट है, एकदम थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना ही सीखना है कि कैसे बेसिसिटी अफेक्ट हुआ। अब इसके एप्लीकेशन में आपको कराने वाला हूँ। सेकंड में 3 कैसे हो सकता है सौरभ, कुछ भी, जब सेकंड में सेकंड होगा, 3 दिया ही नहीं, थर्ड कैसे हो सकता है। 2 में 2 करेक्ट है, 2 में 2 करेक्ट है, ठीक है। सो दिस वाज द फैक्टर अफेक्टिंग। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब आप बेसिसिटी के टर्म में अरेंज करिएगा, अब आपका काम चालू, ठीक। क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग अमीन in decreasing basicity order. बेसिसिटी के घटते हुए क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला है ए। आप सभी लोग ध्यान से देखो और बताओ। दिस सेकेंड, थर्ड, और सबसे लास्ट में आपके पास जाएगा फोर्थ। ये ओ ऑक्सीजन। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है, पहले इनको बताइए, फिर बी वाला बताइएगा। पहले ए वाले में घटता हुआ क्रम लगाइए, फिर बी वाले में आइएगा, ठीक है। एक, ये हो गया आपका एनिलीन। सेकेंड, देन आपका हो गया पिरिडीन। थर्ड, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका पाइपिरिडीन। इसका नाम होता है पाइपिरिडीन। अब आपके सामने देखो टोटल 4 है। अब आपको इनमें अरेंज करना है कौन ज़्यादा अच्छा बेस है। तो आप पहले इन दोनों को कर लीजिए, तब और क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले वाले का आंसर बताइए क्या होना चाहिए, देन दूसरे वाले पे आएंगे, देन तीसरे वाले पे। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं। 1 का 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, सही जा रहे हो आप सभी लोग। 1 4 2 3 करेक्ट है। पहले वाले का 1 4 2 3 करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट है। 1 4 2 3 ही होगा। इसका क्या होगा, 1 इज मोर देन फोर्थ विच इज मोर देन थर्ड, सॉरी सेकेंड विच इज मोर देन थर्ड। 1 4 2 3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन है। जिसका 1 4 2 3 था वो सही है, मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकेंड वाले का बताना है अब। फर्स्ट ए वाले का यही था 1 4 2 3, सेकेंड वाले का क्या होगा ये बताइए। सेकेंड में क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे। बी वाले का बताइए सभी लोग। बी वाले में क्या ऑर्डर होगा। वन 4 2 3 2, 1 4 3 2, ना ना, गलत गलत गलत। इसमें होगा 4 1 3 2। देखो जरा पहचानो। 1 में देखो भैया पूरा बेंजीन रिंग इस NH2 के लिए -I का काम करेगा ना,
ये जो बेंजीन रिंग है NH2 के लिए -I का काम करेगा, बट यहाँ पे जो ये रिंग लगा ये सब क्या करेंगे, +I का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, इस नाइट्रोजन के पास। सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक, ठीक है, पहले ये बेसिक होगा फोर्थ वाला, उसके बाद पहला वाला होगा, और इन दोनों में क्योंकि एक कंजुगेशन में है तो लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट हो जाएगा, उससे बढ़िया हो जाएगा ये, तो आपका 4132 होगा ऑर्डर, ठीक है, 4132 ऑर्डर होगा। तो ये आपका हो गया बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन कंप्लीट, ठीक है, एलिफैटिक अमीन की बेसिसिटी आपको